जहां दावा कर रही है कि सीएम योगी ने 31,000 परिवारों को नवरात्र का तोहफा दिया है और अब की बार बेरोजगारी का रावण दहन होगा यूपी में। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से पूछ रही है कि हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, रोजगार दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार दावा कर रही है कि आपने अब तक 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी, मगर जमीनी हकीकत तो ये है कि अभी भी 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें कब भरा जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अब समय आ गया है जब नौकरी के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। क्या यूपी में अब बेरोजगारी पर वार होगा और रोजगार की बहार आएगी। कितने रोजगार, कितने बेरोजगार, किसके दावे में कितना दम। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और जहां तक शिक्षा विभाग का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को पक्षधर रहे हैं कि हर स्कूल को सही अनुपात में शिक्षक मिलने चाहिए। जिस प्रदेश में हर नौकरी जातिवाद की चपेट में आता था, भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दे देना और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी चल रही है। सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य। तो सरकार को साफ करना चाहिए कि आखिर कैसे लोगों के नाम जुड़े और कैसे लोगों के नाम कटे। सूची किस सिद्धांत पर बनी है, किस आधार पर बनी है। योगी सरकार को बनी हुई सूची को सार्वजनिक करना चाहिए कि उसका आधार क्या है। 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए कवायद शुरू कर दी थी। 4 लाख के करीब नौकरियां आज तक दी जा चुकी हैं। 31,277 सहायक अध्यापकों की लिस्ट आज बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। 5 लाख जो पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं वो कब भरे जाएंगे। अनुदेशक हैं जिनको कि मानदेय से भी पैसा कम मिल रहा है, उनको कब न्याय मिलेगा। कब न्याय मिलेगा। बीएड टीईटी वालों को कब न्याय मिलेगा। शिक्षा मित्रों को कब न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे अनुरोध है कि हेडलाइन मैनेजमेंट की जगह बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज वर्मा याचिकाकर्ता जो रहे हैं अभ्यर्थियों के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान अंसारी चयनित अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भावना शिक्षार्थी रिटायर्ड बीए से जुड़े हुए हैं और दीपक झा कांग्रेस से। स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले तो जवाब मनीष शुक्ला जी आप ही से लेना होगा कि आप कह रहे हैं कि हम नौकरी की बहार ला रहे हैं, हर तरफ हमने रोजगार को खोल दिया है, लाखों रोजगार हमने सरकारी तौर पर दिए हैं और उससे कहीं बहुत ज्यादा प्राइवेट में दिए हैं। मगर कांग्रेस के एक नेता अभी कहते हुए मुझे सुनाई दिया इस रिपोर्ट में कि हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, रोजगार दीजिए। देखिए हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है। हेडलाइन मैनेजमेंट ये है कि हंसते खिलखिलाते हुए हाथरस पहुंच जाना। ये तो लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं आज लाइन से बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1,37,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। 68,500 सहायक बेसिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसके सापेक्ष 42,500 की नियुक्ति की गई थी। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर पूर्व आवंटित जनपद और आरक्षण के यथावत रखते हुए 31,277 की लिस्ट जारी हो गई है। 14 और 15 अक्टूबर को इसकी काउंसलिंग होगी और चयनित लोगों को 16 अक्टूबर को नौकरी पत्र मिल जाएगी। जी, आप सबको पता होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और उनके अंतरिम आदेश के सापेक्ष ये दिया गया है। अगर सरकार चाहती तो एसपी और एसपी की तरह सोते हुए अंतिम ऑर्डर की प्रतीक्षा भी कर सकती थी, लेकिन जो
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा थी कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ पद रोका जाए, तो उस पद को छोड़ के कम से कम जितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल सके उस पर सरकार काम कर रही है। ओके, करीब 4 लाख लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दी जा चुकी है। जी, दी जा चुकी है 4 लाख के करीब लोगों को। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे दीपक झा? यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं लाखों लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी उससे बहुत ज्यादा 50 लाख 60 लाख लोगों को नौकरी अब तक दिए जाने का रास्ता साफ हुआ है और दी भी गई है। आप लोग हेडलाइन बना रहे हैं कि सरकार हेडलाइन बना रही है? अजय जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिस किसान के लिए ये लोग बिल लाते हैं वो किसान सड़क पे होता है, जिसको ये रोजगार देते हैं वो इंसान सड़क पे दिखता है, खाने को है नहीं, बिजली है नहीं, और कहते हैं हमने रोजगार दिया है। तो ये किसको रोजगार दिया है? रोजगार दिए होते तो इतने लोग सड़कों पे नहीं आते। आपने शिक्षकों को रोजगार नहीं दिया, आपने शिक्षक जो भर्ती घोटाला किया, आपने पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया, कोर्ट को मामला सुनवाई करना पड़ता है। तो योगी सरकार जो अभी कहा गया कि हेडलाइन मैनेज करते, मीडिया मैनेजमेंट करते, ये पीआर कंपनी इनको चलाती है क्योंकि इनको अपनी छवि चलानी है। भाई दीपक झा जी, आप ऐसे आप एक तरफा आरोप विपक्ष है तो मत लगाइए। मेरे सामने तस्वीर आज की ही है, 31,277 के नाम निकल गए भाई। अब इनको नौकरी मिलने जा रही है, 16 को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा सबको। रोजगार दिया आपने उसको। 22 करोड़ का आबादी है उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ में पिछले 3 सालों से इनकी सरकार है, 3 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का युवा भी क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आए दिन आप यहाँ फंस गए दीपक झा, आप फंस गए दीपक झा जी। ये पूरा आंकड़ा है, देखिए ये सरकार का आंकड़ा है। अजय जी, कुल मिलाकर 2,94,000 और ऊपर से और जी। उस तरह से भैंस की तरह हो गई है क्योंकि इनके आगे आप बीना बजाइए, तबला बजाइए, मृदंग बजाइए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जनता के लिए ये गाय भैंस की बात करने लगे, नौजवानों की बात करते करते। ये क्या किससे तुलना कर रहे हैं नौजवानों की? गाय भैंस, आपको गाय से क्या तकलीफ है शुक्ला जी? आप तो गाय पर लिखने की बात करते हैं, आपको गाय से तकलीफ क्या है? आपको गाय से क्या समस्या है भैया? एक गाय गीता के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और देखिए अजय जी, देखिए इनको अभी गाय से तकलीफ हो गांधी जी और प्रियंका सवाल कीजिए, पार्टी का तो गजब गायों का क्या हालत कर दिया है। ये राहुल जी और प्रियंका जी की जो आदत इनके नीचे तक के लोगों में पड़ गई है। आगे बढ़िए देश में। आप बताइए कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार है, 3 सालों में योगी है, क्या किया उस पे बात करिए ना। अरे दीपक झा जी सुनिए, अरे सुनिए रोहित, सुनील जी बताइए, सुनिए राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री होंगे यहाँ मैं आपको पंकज वर्मा कुछ बोल रहे हैं, जवाब दीजिए कि आपकी याचिका करता रहे इस पूरे मामले में। उनकी आवाज सुनते हैं, चयनित अभ्यर्थी भी मेरे साथ है, उनकी भी आवाज सुनते हैं। और फिर भावना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भावना शिक्षार्थी। बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है और कुछ नहीं होता है, और आप आगे यहाँ पे चैनल पे चेहरा चमकाने की बातें करते हैं। सभी माननीय निवेदन है। पंकज अच्छा आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहिए जरा। इस नौकरी के हिस्सेदारों से हम बात करते हैं। पंकज वर्मा प्लीज बताइए। बताओ, क्या तुमने जिंदगी में सिर्फ मुझसे ही प्यार किया है? मेरे इरादे बड़े नेक हैं, आप 1000 में से एक। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो डिबेट जिस पर्पज से रखी गई है पहले उस पर बात हो, बिल्कुल अन्य मुद्दों में इसको भटकाया न जाए। अब यहाँ पे आज बात हो रही है कि जो 31,661 जो पदों के सापेक्ष जो सूची निकली है, इस आवाज को सूची में अगर इस सूची में देखा जाए तो बहुत ही विसंगतियां मुझे अपने हिसाब से दिख रही हैं। यहाँ पे देखा यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कोई 70 का जो यूआर कैंडिडेट है वो समझ लो कहीं कहीं बाहर है और 68 वाला कहीं पे अंदर आ जा रहा है। तो ये जनरल ओबीसी की जो भी कटाव गुणांक जो है वहाँ पर, ये अंदर बाहर का खेल बहुत हुआ है। हमारे एक बात ये समझ में नहीं आ रही किस हिसाब से सूची बनाई गई है। सूची की इसमें मुझे निष्पक्षता सही से दिखाई नहीं दे रही है। ये निष्पक्षता के चक्कर में तो इतने सालों से मामला भटक रहा है अदालतों में। रिजवान अंसारी, आपका सिलेक्शन हुआ है क्या? आपको भी लगता है क्या कि इसमें सिलेक्शन में
में गलतियां हुई हैं क्या, गड़बड़ियां हुई हैं क्या? बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग बेसिकली शिक्षा मित्र हैं और आपको थोड़ा सा पीछे अगर हम लेके चले तो आपको याद होगा कि हमारे 1,37,000 लोगों का समायोजन कोर्स हुआ था जिनके पदों के सापेक्ष ये भर्तियां कर रहे हैं। और अभी आपको मैं बताता चलूं इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को, तो 21 मई को अंतरिम ऑर्डर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसने बोला था कि रिमेनिंग सीट्स पे, बची हुई सीटों के ऊपर सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, मतलब 31,000 पे वो भर्ती कर सकती है, ये बोला था 21 मई को। उसके बाद को 9 जून की सुनवाई हुई, उसके बाद में 14 जुलाई की सुनवाई हुई। मैं यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ आपको कि जो अंतरिम आदेश होता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आगे का जो आदेश होता है उस डेट तक ही वैलिड होता है, मान्य होता है। पहले तो इस पे न्याय विभाग से पूरी तरीके से विचार विमर्श और राय मशविरा होना चाहिए। मैं चूंकि हम लोगों का आप रिजवान अंसारी बनने के बाद हम लोग बाहर किए जा चुके हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, नहीं, आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भर्ती कर लो और फिर फाइनल में डिसीजन आएगा हमारा तो उसके बाद हम देखेंगे रखना है कि नहीं रखना है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट ने नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 31,000 पदों इन्होंने जो भर्ती का भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संविदा वाले थे उनको छोड़ करके बाकी को बहाल करो तब तक, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। संविदा वाले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 32,000 पदों को छोड़कर जो पद है उन पे आप किनको छोड़ने के लिए कहा है? लेकिन उसने 31,000 सीटों पे भर्ती करने के लिए बोला। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी जो 40-45 पे आते हैं उनको छोड़ने के लिए बोला है। हाँ। तो उन सीटों को सरकार छोड़ के भर्ती कर रही है। ठीक बात है। हमारा दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि जो 21 मई का ऑर्डर है वो अब आज की डेट में वैलिड ऑर्डर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? हो रही है वो ऑर्डर वैलिड नहीं है। मैं इस बात को समझता हूँ। खत्म हो चुका 14 जुलाई को, क्योंकि अंतरिम आदेश भावना शिक्षार्थी जिसे रिटायर्ड बीएसए है हमारे साथ तक मान्य होता है। ओके ठीक है रिजवान, आपने एक मुद्दा उठाया भावना शिक्षार्थी जी, केवल अग्रिम ये तो पूरी की पूरी मेरी बात को क्लियर हो जाने दीजिए, मेरी बात को क्लियर हो जाने दीजिए। पहले आपने एक बात जो कही है उसका पहले समझ लेते हैं। मतलब रिजवान जी आप फिर दोबारा आऊंगा मैं, या भावना शिक्षार्थी जी, तो क्या आपको लग रहा है अगर अभी कल को हमें चैलेंज करके बाहर कर दिया जाएगा जैसे पहले बाहर कर दिया गया था, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, यही पहले भी एक बार बाहर हुए हैं। मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ अधीन करके फिर से बड़ा गजब मामला है। सुन लीजिए रिजवान प्लीज, आप दूसरे को भी बोलने दीजिए। 90 सिलेक्शन हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी दोनों में रोना ही है यहाँ पर। ये फांस कैसे बन गया ऐसा? और क्या ये अभी जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है वो वैलिड नहीं है क्या भावना जी? हाँ देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षा मित्र के जो केसेस हैं जो पास है यानी 60-65% के बीच में आ रहे हैं उनको तो आप ले लीजिए, शेष के लिए पद रोक दीजिए। तो 31,000 पे नियुक्ति हो रही है जिसमें से लगभग 8,000 शिक्षा मित्र भी हैं जो 60 से 65% के बीच में हैं, जो मेरिट से आए हैं इसमें 65% लाए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। जी नहीं तो क्या कल को इनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर में? उनको छोड़ा गया है कि कोर्ट रिजवान को ऐसा क्यों लग रहा है रिजवान अंसारी को कि कल को आज हमारा सिलेक्शन हो रहा है, वो ऐसे ही में से एक है, उन्हीं 8,000 में से, लेकिन कल को फाइनल वर्डिक्ट आने पर कहीं उनकी नौकरी चली नहीं जाए, उनको ये डर सता रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को पलट सकती है क्या? फाइनल वर्डिक्ट में क्या होगा? नहीं, पलटेगी तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट देखिए उनका निर्णय है, वो क्या निर्णय देते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो उसका पालन होता है हमेशा, है ना। और अभी क्योंकि अंतरिम आदेश है, अंतरिम आदेश पे भी अगर सरकार कह रही है कि 31,000 कोर्ट ने भी कहा है उन्होंने कर लिया, तो हमें नहीं लगता कि वापस होगा ऐसा, हमें ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। बात सबसे इम्पोर्टेंट है, अंतरिम आदेश की जो
है वो 14 जुलाई को मुझे समाप्त लगता हो है गई। वी नीड टू क्योंकि हैव अ उसके लॉयर, बाद- एडवोकेट, हाँ। लीगल एक्सपर्ट ऑन दिस। अगर हम किसी को कनेक्ट कर सके, अभी ये ओपिनियन लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं सहमत नहीं पा रहा हूँ खुद को, हाँ, किसी भावना से जी, भी आप, किसी कि से अगर भी सुप्रीम कोर्ट को हैं, मालूम है इतनी इस बात मामले है की कि गंभीरता, समाप्त हो कि चुकी अगर है। किसी को अपॉइंटमेंट का ऑर्डर वो दे रही है और फिर वो कह रही है आपके फाइनल वर्डिक्ट में उसको पलट नहीं सकती है,